चलिए, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? हमने नेशनल पार्क देख रहे थे ना, राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, तो मैंने आप लोग को कोड तो बता ही दिया था मध्य प्रदेश के, है ना। एक बार उसको और देख लीजिए तो रिवाइज हो जाएगा। क्या था कोड? बताएगा कोई मध्य प्रदेश के 12 राष्ट्रीय उद्यान का नाम? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क ऑफ एमपी कितने हैं? 12। तो 12 को बताने के लिए मैंने एक कोड बताया था ना आपको। बताइए क्या था? कान्हा माधव मैं बंधा, पैंच के वन में, संजय फंसा है, सॉरी पन्ना फंसा है, संजय से अब क्या। ठीक है, देख लीजिए एक बार। कान्हा कान्हा माधव में फंसा, हाँ सॉरी, कान्हा माधव में बंधा, पैंच के वन में, पन्ना फंसा है, संजय से अब क्या। ये कोड था मध्य प्रदेश के 12 राष्ट्रीय उद्यानों का। कान्हा माधव में बंधा, पैंच के वन में, पन्ना फंसा है, संजय से अब क्या। तो जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था मध्य प्रदेश का वो कौन सा था? कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर था माधव, कहां पर है ये? शिवपुरी में। बताया था आपको ये मंडला बालाघाट में है। ठीक है, बा से मैंने बताया था बांधवगढ़, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, बताया था ना। फिर पैंच बताया था, पैंच कहां पर है? सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है। इस सिवनी डिस्ट्रिक्ट में यहां से NH 44 जाती है। और अभी हाल ही में जो कॉलर वाली बाघिन थी जिसकी डेथ हुई थी वो भी कहां से थी? पैंच से थी। पैंच के बाद वन विहार, ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान, सर्प उद्यान भी कहते हैं इसको, ये है भोपाल में। ठीक है, और इसके बाद है पन्ना। ये पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट दोनों में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर पन्ना के बाद आपको एक याद रखना था, कौन सा? एक मैंने बताया था यहाँ पे बीच में आपको सतपुड़ा याद रखना है, जो कि कहां पर है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फिर फसा से क्या था? फॉसिल नेशनल पार्क, मतलब सिवनी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी डिंडौरी, कहां पे है? डिंडौरी में। ठीक है, फिर उसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क, ये अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। ये कहां पे है? सीधी में है। और उसके बाद है ओमकालेश्वर, यहां पे एक ज्योतिर्लिंग भी पाई जाती है जो माधंता पर्वत पर है। ठीक है, और बा से था, इसे बाघ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, या इसे डायनासोर के नाम से भी जाना जाता है। ये होगा हमारे 11। और 12वां मैंने आपको बताया था कौन सा? ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये 12 जो थे, ये 12 हमारे राष्ट्रीय उद्यान का कोड था मध्य प्रदेश का। ठीक है, कब कब बना आपको एक ही बस याद रखना है। 1955 में कान्हा बना, उसके बाद 58, उसके बाद 68, 75, 79, 81, 81, 83, 83 और 08 और 10। और ये वाला तो आपको पता है कब बना? 2018 में। तो ये इनकी हमें डेट मिल गई कि इनकी कब कब राष्ट्रीय उद्यान बने। बता दिया था कल मैंने आप लोग को, समझ में आया? ठीक है, तो इसको 10 बार बोलिए, याद हो जाएगा। कान्हा माधव मैं बंधा, पैंच के वन में, पन्ना फंसा है, संजय से अब क्या। तो ये पूरे के पूरे 12 राष्ट्रीय उद्यान, और पूरे देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए, कल ये बता दिया था आपको, लिख लिए थे। अब दूसरा, मध्य प्रदेश के सबसे पहले जहां पे टाइगर प्रोजेक्ट है वो लिखिए।
पहले कोड लिख लीजिए, फिर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कैसे क्या इसकी शुरुआत हुई है। ये हो गया, ये हो गया ना? हाँ लिख लीजिए। अब इन 12 राष्ट्रीय उद्यानों का अपन को एक एक चीज डिटेल में देखना है कि यहाँ पे क्या क्या फेमस है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कोई भी चीज की शुरुआत होगी वन से संबंधित, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जो आएगा वो कौन सा है? कान्हा। पहला वन अभ्यारण्य है कान्हा। पहला टाइगर रिजर्व कहाँ शुरू हुआ? कान्हा। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कान्हा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कान्हा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान 0.27 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और कान्हा है 940 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे अभी सोलर प्लांट, एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी स्टेब्लिश किया जा रहा है। और यहाँ पे शंकराचार्य जी ने बहुत सदी पहले 8वीं शताब्दी में, केरल में उनका जन्म हुआ था, अद्वैतवाद का सिद्धांत जो देते हैं, वो आके यहाँ पे अपनी समाधि ले लिए थे। इसलिए उनकी भी 108 फुट की मूर्ति बनवा रही है। कौन? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। कहां पर? ओमकालेश्वर में। और ओमकालेश्वर की गुफा भी है यहीं पे, ठीक है। और आपको डैम भी देखने मिलेगा, नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे नर्मदा को कावेरी कहा जाता है, मैंने आप लोग को बताया भी था। यहाँ पे नर्मदा को कावेरी कहा जाता है। और एक और कावेरी जो साउथ की है, एकमात्र साउथ की ऐसी नदी जो 12 महीना बहती है, उसको कहते हैं कावेरी नदी, ठीक है। कहां से निकलती है वो, कोई बताएगा? कहां से निकलती है कावेरी नदी? कावेरी नदी में एक शिव समुद्रम नाम के एक वाटरफॉल है, जलप्रपात भी है, ठीक है। कहां से निकलती है कावेरी, बताइए? मैटूर डैम भी है कावेरी में। कहां से निकलती है? हाँ, महाबलेश्वर की ब्रह्मगिरी से। बताइए? ब्रह्मगिरी पर्वत, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है कावेरी। साउथ में देखने आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए, हो गया। ये हो गए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के नाम। अब आप ये देखिए कि अब हमारे यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। 1973 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया था, उसके तहत भारत में टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगरों को बचाने के लिए एक योजना सरकार ने शुरू करी थी। भारत सरकार की योजना थी, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। उसके जनक माने जाते हैं गैनी मैनफोर्ड। और भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाया जाता है कौन? कैलाश सांख्या। तो 9 राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत होती है 1973 में। राजस्थान में उस समय इंदिरा गांधी जी थी, माने प्रधानमंत्री थी, तो उन्हीं ने शुरू किया गया था। और 9 राष्ट्रीय उद्यान से 18 राज्यों में इस योजना को शुरुआत किया गया था। तो भारत में अगर पूछेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई, तो 1973। और मध्य प्रदेश में कब शुरू हुई, तो 1974, एक साल बाद। और कहां से? तुक्का मारना है आपको, कहां से? कान्हा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो अब देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं, कितनी जगह टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो क्या बोलोगे? 7। उनको उसका कोड लिखिए। मध्य प्रदेश के टाइगर कितने चल रहे हैं? 7, ठीक है। टाइगर, हमारे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मैं बताऊंगा। 2018 की जो रिपोर्ट आई है, उसके तहत 526 बाघ पाए जाते हैं। कहां पे? मध्य प्रदेश में। अभी बताऊंगा, हर 4 साल में भी 29 जुलाई आने वाली है ना, उस दिन टाइगर दिवस मनाते हैं। तो 2018 से 2022 4 साल हो गए। तो ये जो डाटा है सिर्फ 29 जुलाई तक का, वहां से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसका कोड लिखिए, उसका ट्रिक लिखिए, क्या है? कांपे पब सर सर। कांपे पब सरसर, मतलब ये 7 जगह है जहां पे मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। अब इसमें भी देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं। 6 राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है और 1 अभ्यारण्य में चल रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कल मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, और जैव मंडल या बायो रिजर्व क्या होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा भी तो आप क्या बताओगे कि 6 राष्ट्रीय उद्यान में, ये क्वेश्चन आ चुका है, 6 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में और 1 अभ्यारण्य में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और कुल मिलाके 7 है भारत में, वो मध्य प्रदेश में।
ठीक है, कितने हैं 7। अब वो कौन कौन से हैं तो मैंने बताया था, सबसे पहला वन अभ्रण्य कहाँ बना, कान्हा। पास है कौन सा, पैंच। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और मैंने बताया था एक और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछेगा तो तमिलनाडु में अन्नामलाई, उसको भी इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है। पहली महिला भारत की जो कि प्रधानमंत्री बनी, आयरन लेडी के नाम जानी जाती थी, पहली महिला जिसने भारत रत्न जीता 1971 में, ना। पास है क्या, क्या है, पन्ना। बा से है सा से है सतपुड़ा। एक और सा से है क्या है, सीधी। ये 6 नेशनल पार्क ऐसे हैं जहां पे टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या क्या आएगा, हाँ संजय गांधी, मैंने डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, यहां आएगा संजय, संजय नाम है, संजय गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी के बेटे थे ये, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सीधी में 6 नंबर के, तो याद रखिए 6 जगह। मुझे कितने राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो 6। और जो एक है ना, वो एक है कौन सा, राता पानी। कहां पे रा आ रहा है तो रायसेन। ये रायसेन कभी आप जाओगे NH 44 से, कहां पे है, भोपाल, तो रायसेन का किला पड़ता है, जिसे पारस का पत्थर भी कहा जाता था, यहाँ पे मिला था। और बहुत से लोगों ने यहाँ पे युद्ध किया है। जो शेर शाह सूरी का नाम आपने सुना होगा, 1545 में इसी किले में टकराकर उनकी डेथ हो गई थी। शेर शाह सूरी को, जो 1540 से 1545 तक के हुमायूं को हराया था, जिसने कन्नौज का युग, बिलग्राम का युग, है ना, और एक एक और उसने चुन्नियर का युद्ध जो लड़ा था उन्होंने और उसको हराया था, उसी पे जो युद्ध था उसने शेर शाह सूरी, वहां पे एक अफगानी था ये भी, ठीक है। तो 1540 से 1545 तक रहा, और जब 1545 में आता है तो इसी किले में आता है, राता पानी में। अभी आप रायसेन जाओगे तो रोड के ऊपर ही ये पूरा किला लगा हुआ है। पूरा रायसेन जो है ना 40 किलोमीटर दूर है कहां से, भोपाल से, तो पूरा आपको देखने मिलेगा रोड में ही पूरा लगा हुआ है, मतलब पहाड़ियों के ऊपर जो रायसेन बसा वहीं पे पूरी रोड से दिखता है आपको ये किला, ठीक है। रायसेन का किला यहाँ का बहुत फेमस है। तो ये एकमात्र क्या हो गया, अभ्रण्य, जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है, बात समझ में आ रही है, 6 राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्रण्य में चल रहा है। और कौन सा अभ्रण्य, राता पानी, रा आ रहा है तो रा से रायसेन चले जाना। अब ये कब कब टाइगर प्रोजेक्ट बने ये भी पूछता है, तो फिर से वही लिखिए, मैंने बताया था कान्हा कब बना अभ्रण्य, 1974। 74 के बाद छह हुए क्या, एक सेकंड, 74, 83, 93, हाँ 74, 83, 95, 93, 99, 04 और 11। 74, 83, 95, 93, 99, 04 और 11। मतलब कान्हा बना होगा 1974 में, पैच बना होगा 1983 में, पन्ना बना होगा 1995 में, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है यहाँ पे, और बांधवगढ़ हुआ होगा 1993 में, सतपुड़ा 1999 में, 04 में संजय गांधी, और 2011 में राता पानी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट चलते हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा और एक क्या पूछेगा आपसे, वन अभ्रण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहां पर है, राता पानी में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ये मध्य प्रदेश के मैंने आपको नेशनल पार्क बता दिया, पूरे अभ्रण्य बता दिया, और वर्तमान में कितने अभ्रण्य हैं, कितने, 30। कितने अभ्रण्य हैं मध्य प्रदेश में, 30 अभ्रण्य हैं, सेंचुरी हैं। इसमें से एक बहुत पूछा जाता है, फैन अभ्रण्य।
मंडला में पाया जाता है ये। कभी रायपुर रोड अगर आप जाओगे तो रायपुर रोड में जो भाई बहन का नाला एक पड़ता है, वहां पे भी आप कभी सुने होंगे, वो आसपास का जो एरिया पूरा फैन अभ्रण है, वहां पे बोर्ड लगा है, आपको देखने मिलेगा। मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर जो चिल्फी पड़ता है उसके आसपास आपको देखने मिलेगा क्या, फैन अभ्रण है। ठीक है, बहुत बार पूछा है फैन अभ्रण कहां पर है, तो आपको बताना है कहां पे, मंडला में। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा अभी आपको। चलिए, हो गया ये क्लियर, लिख लिया आप लोग। तो बस बोलिए, बस कांपे पब सरसर, क्या है कांपे पब सरसर, कान्हा, पैंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय गांधी और रातापानी, ये 7 जगह प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं। कहां पे, मध्य प्रदेश में। ठीक, क्लियर। चलिए, ये हो गए हमारे मध्य प्रदेश के, है ना। चलिए, अब देखिए थोड़ा सा, ये देखिए मैंने बताया था कि जो राष्ट्रीय उद्यान जो थे भारत में, थोड़ा सा इसको कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। ये बताइए मुझे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कौन सा है, लिखिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, बताइए। हेमिस। और ये पहले जम्मू एंड कश्मीर में आता था, मगर अब कहां आने लगा, लद्दाख। एक फैक्ट ये लिखिए, बनता है ये, है ना, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब दूसरा पूछेगा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पुराना, अच्छा इसकी वो भी लिख लीजिए, इसका एरिया कितना है, 3500 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, एक तो इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, या यहां पे बहुत ज्यादा आतंक बढ़ गया था शेरों का, तो उसके लिए एक व्यक्ति आया था जो कि पहले भारतीय था, उसका नाम है जिम कॉर्बेट, और उन्होंने आके काफी शिकार किया था, और इसलिए उनके नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रख दिया गया। क्या नाम था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोला जाता है। इसका एक और नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये बनता है 1936 में, और इंपॉर्टेंट है यहां पे प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होता है 1973 में, और अभी हाल ही में चर्चा में है ये, क्योंकि 1936 में बना था ये, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चल रहा है, रामगंगा नदी किनारे बसा हुआ है, रामगंगा नदी के किनारे, इसलिए इसका नया नाम कर दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। और ये कहां पर है, उत्तराखंड, देवों की भूमि। और यहां पे अभी चुनाव हुआ था, 5370 लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीट है, और कौन है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे कौन है, सीएम है, और आलेकर जी यहाँ पे क्या है, राज्यपाल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार चलती है यहाँ पे, देवों की भूमि, समझ में आया। अब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपने देख लिया, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान देख लिया, अब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान देखिए। भारत का सबसे छोटा कौन सा है, साउथ बट्टन। 0.03%, और कहां पर है, अंडमान। ये हमें सबसे छोटा मिल गया। ठीक है, हमारा कितना था, 0.27 किलोमीटर स्क्वायर, कहां पे, डिंडोरी, और हमारा सबसे बड़ा कौन सा था, कान्हा।
ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान। सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। कौन सा है? महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बनते हैं इसलिए बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस, भारत का सबसे पुराना हेली, जिम कॉर्बेट, रामगंगा नेशनल पार्क, और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बट्टन, और भारत का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ठीक है, लिख लीजिए। हो गया? ठीक है, समझ में आया? भारत का राष्ट्रीय सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे माने क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, सबसे पुराना, और सबसे छोटा और सबसे दक्षिणतम। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए। अब भारत में 4 समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी पाए जाते हैं। देखिए, भारत में 4 समुद्री राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, ये पार्क। एक है कच्छ का रण, दूसरा है मन्नार की खाड़ी, ये कहां पर है? और ये कहां पर है? और तीसरा है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। अंडमान एंड निकोबार।
ठीक है, कितने हो गए? एक हो गया कच्छ का रण, दूसरा हो गया मन्नार की खाड़ी, तीसरा हो गया महात्मा गांधी मरीन, और जो चौथा है वो भी अंडमान एंड निकोबार में है, क्या तो नाम है उसका? हम्म, ये भी यहीं पे और ये भी कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में। ये 4 समुद्री पार्क पाए जाते हैं, याद रखना, समुद्री पार्क कह लो या समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कह लो, ठीक है। और एक और करंट में लिख लिए, जो वहां की एक चोटी है, कहाँ की? थुलियर चोटी है अंडमान एंड निकोबार की, उसको नाम चेंज करके मणिपुर कर दिया गया है। जो थुलियर चोटी है वहां की, जैसे वहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, 732 मीटर हाइट की। वहां पे एक और पीक पाई जाती है, थुलियर डोयोबो, वहां पे चोटियां पाई जाती हैं। तो जो वहां पे थुलियर चोटी है ना, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मणिपुर। क्या रख दिया गया है? मणिपुर, ठीक है। तो ये हमारे 4 समुद्री पार्क हो गए, क्लियर? और भारत में 106 नेशनल पार्क है, और 104, 105 और 106 कौन कौन से बने, मैंने कल आपको बता दिया था। कौन सा बना है? 104 रायमोना, 105 देहंग पटकई असम में है, और 106 जो है वो कभी बिहार के कैमूर में प्रस्तावित है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में, कितने? 12। इसके बाद कहां पर है? कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार, कितने हैं? 9। और इसके बाद है असम में। असम में 7 लेटेस्ट बने हैं, और सातों चर्चित में, एक बार नाम लिख लीजिए। काजीरंगा, मानस, नमेरी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, है ना। रायमुना, और एक और कौन सा? देहंग पटकाई। हो गए 7? 7 हो गए, ठीक है, हो गए ना। काजीरंगा, मानस, नमेरी, ड्रूबगढ़ सिकोवा, औरांग, राय राय रायमुना, और एक और कौन है? देहंग पटकाई। 7 हो गए, हो गए ना। तो जो लेटेस्ट बना है वो कौन सा बना है? 104, 105। समझ में आया? ये काजीरंगा और मानस किसके लिए फेमस अगर पूछेगा तो एक सींग वाले गैंडे, वन वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है। और काजीरंगा को सैटेलाइट से भी जोड़ा गया है। और जो टाइगर रिजर्व होते हैं ना, टाइगर रिजर्व जहां प्रोजेक्ट टाइगर चलता है, उसमें सबसे ज्यादा घनत्व में शेर यहीं पाए जाते हैं। कहां पर? काजीरंगा में, ठीक है। बस आपको एक ही तुक्का याद रखना है, यहाँ पे मोस्टली जितने भी जंगल है सब में क्या पाया जाता है? गैंडा। एक परियोजना चली थी, गैंडा परियोजना, कब आई थी कोई बताएगा? 1987 में आई थी गैंडा परियोजना, राइनोसेरस परियोजना, ठीक है। और राइनोसेरस दिवस कब मनाया जाता है कोई बताएगा? 22 सितंबर को राइनोसेरस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये जो परियोजना चली थी, क्या थी उनकी? जो वो होती थी, हॉर्न होती है, हॉर्न मतलब होता है सींग, उसको बेचा जाता था। उसके लिए कामुकता की जो है उससे दवाई बनती थी, उसके लिए उसका बहुत ज्यादा पोचिंग शिकार हो रहा था, जिसके लिए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को चलाया, ठीक है, गैंडा परियोजना को, ठीक है। तो ये है। और एक और क्या चर्चित में है? ओरांग। ओरांग का पहले नाम राजीव गांधी था। ओरांग का पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी था, और बाद में फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। और ये 49 टाइगर प्रोजेक्ट था भारत का। प्रोजेक्ट टाइगर चला था 49, याद रखना, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चर्चित में है ये,
ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, ये एलिफेंट हाथी के लिए फेमस है, ठीक है। और ये ध्रुव सिकोबा, ये सबसे छोटा जैव मंडल है भारत का, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल है, लिख लीजिए, सब पूछेंगे। सबसे छोटा जैव मंडल, बायो रिजर्व। और 1901 में पहली तेल रिफाइनरी भी ध्रुव सिकोबा में खोली गई थी। असम, जहां की राजधानी है क्या है, दिसपुर, हिम्मत बिस्वा वहां की क्या है, सीएम है भी। और कितनी सीट है यहाँ पे, 14,7,126। और राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी जी हैं, ठीक है। कौन है, जगदीश मुखी जी हैं। क्लियर, सारी चीज क्लियर हो गई। अब जल्दी जल्दी टाइगर प्रोजेक्ट लिख लीजिए भारत के, फिर हम मध्य प्रदेश की शुरू करें। अब लिखिए, देखिए टाइगर प्रोजेक्ट जो होता है, मैंने बताया था एक नियम आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम। कब आया था, 1972, जिसके तहत जानवरों को संरक्षण या जानवरों को संरक्षित करने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था इस देश में, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। इसी कारण हुआ था। और जो प्रोजेक्ट टाइगर के मेन जनक माने जाते हैं, वो किसको माने जाते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के जनक या फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर किसे कहा जाता है, गैनी मैनफोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, गैनी मैनफोर्ड। समझ में आ रहा है, इन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कहा जाता है, ठीक है। और भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांख्या जी को। 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुई थी। एक अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। राजस्थान से कैलाश कैलाश सांख्या जी थे, नौ राष्ट्रीय उद्यान, 9 राष्ट्रीय उद्यानों नौ राष्ट्रीय उद्यान और 18 राज्यों में 18 राज्यों में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी चल रहा है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.3% है। समझ में आ रहा है। और लिखिए, एशिया का सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट टाइगर, नेशनल पार्क नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर नामदफा नेशनल पार्क पर चल रहा है, ठीक है। एशिया का सबसे ऊंचा अगर प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर रिजर्व अगर पूछेगा, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर, ये हिंदी में बोल लो टाइगर रिजर्व, तो कहां बोलोगे, नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। घनत्व के हिसाब से
अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी प्रोजेक्ट टाइगर कहां देखने मिलता, अभी बताया था मैंने आपको, काजीरंगा। कहां पर है ये? सब बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, सीधे क्वेश्चन देखने मिलेंगे और आए हुए हैं। सबसे दक्षिणतम कहां पे है? मुदुथरई, तमिलनाडु। अब भैया ये एशिया का बता दिया, मतलब भारत का भी तो सबसे ऊंचा होगा, समझ में आ रहा है? अब भारत का सबसे नीचा, प्रोजेक्ट टाइगर कहां पे चल रहा है? मुदुथरई। ये कहां पर है? तमिलनाडु। और भारत का अब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटा कुछ किताबों में बताता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, कुछ किताबों में बताता है बोर घाटी महाराष्ट्र का। ठीक है, लिखिए इतना। लिख लीजिए। हो गया? हो गया? चलिए, हो गया। भारत का सबसे हिसाब से सबसे ऊंचा, अब मैं क्या बता रहा था, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट। लिखिए क्षेत्रफल, ये एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से, ये अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहे हैं, कहां पे? नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। तेलुगु बोली जाती है यहाँ पे। 25/11/175। और सबसे छोटा अगर पूछेगा, सबसे छोटा प्रोजेक्ट टाइगर, तो देख लीजिए गूगल में बताता है बोर नेशनल पार्क महाराष्ट्र, और बुकों में देखने मिलता है पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ठीक है। अच्छा, मैंने नेशनल पार्क में एक चीज भूल गया, क्या लिखवाना भूल गया, कि नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा घनत्व में जो शेर मिलते हैं वो कहां मिलते हैं? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। लिख लीजिए, जो हमारा पीछे वाला जो पोर्शन रह गया ना, यहां पे लिख लीजिए एक लाइन, घनत्व में, डेंसिटी में बांधवगढ़। ये चरण गंगा नदी किनारे 1968 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। जिला उमरिया 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, व्याघ्रराज का क्षेत्र है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा बताया था मैंने, बैलून सफारी यहाँ पे शुरू किया था, जंगल गलियारा यहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बांधवगढ़। ठीक है।
लिख लीजिए। घनत्व में सबसे ज्यादा बाघ मिलते हैं वो कौन से नेशनल पार्क में मिलते हैं? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। चलिए, समझ में आया? पूरे टाइगर प्रोजेक्ट सब समझ में आ गया कि नहीं आए? ये बोर नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। यहां भी कई जगह देता है प्रोजेक्ट टाइगर, ये गूगल बताएगा आपको, मगर बुक में अगर आप देखोगे तो आपको पैच दिखाएगा। पैच कौन सा? हमारा पैच जो NH 44 में है, ठीक है, टूरिया जिसका गेट है। चलिए, समझ में आ गया? अब मैं इंडिया के कभी आपको बताऊंगा तब आप वो पढ़ लेना, बाकी आप लोग एक बार देख लेना जो इंपॉर्टेंट। जैसे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान। क्यों फेमस है? साइबेरियन पक्षियों के लिए फेमस है, राजस्थान में, ठीक है, भरतपुर जिला। सरिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान, जिला अलवर, ठीक है। और उसके बाद पूछेगा रणथंभौर कहां पर है? राजस्थान, जिला सवाई माधोपुर, ठीक है। और पूछेगा डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो क्या बोलोगे? राजस्थान। मुकुंदरा हिल कहां पर है? राजस्थान। कोल्ड डेजर्ट कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। पुन वैली खीर गंगा कहां पर है? तो क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश। राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है? गंगोत्री नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड। दचीग्राम नेशनल पार्क कहां पर है? तो क्या बोलोगे? कहां पर है? दचीग्राम नेशनल पार्क कहां पे है? किस्वतवाड़ नेशनल पार्क कहां पे है? हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? सलीम अली, बताया था ना। अच्छा, मैंने अभी कंफ्यूज वाले क्वेश्चन नहीं लिखवाया, लिख लीजिए। सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क अगर पूछे तो कहां पर है, और सलीम अली वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे तो कहां पर है, बताइए। तो सलीम अली नेशनल पार्क अगर पूछे तो कहां जाओगे? जम्मू कश्मीर। और सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर पूछे तो कहां जाओगे? गोवा। और सलीम अली प्रजनन केंद्र अगर पूछेगा तो कहां जाओगे? कोयम्बटूर। लिख लीजिए। एक कंफ्यूज वाले थोड़े क्वेश्चन लिखिए। क्या लिखिए? सलीम अली, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, पहले तो यही लिखिए, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और अब कंफ्यूज वाले लिखिए। सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क अगर पूछे भाई तो कहां जाना है आपको? जम्मू। और सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य अगर पूछे, वन्य जीव अभ्यारण्य अगर पूछे तो कहां जाओगे? गोवा। महावीर करके नेशनल पार्क है यहां पे भी, मुल्लम करके नाम से जाना जाता है। दाबोलिम राष्ट्रीय उद्यान है। दूध सागर नेशनल पार्क है, ठीक है। मृदुला सिन्हा जी यहीं की थी। प्रमोद सावंत जी अभी यहीं के हैं। चुनाव हुआ था, एक 40 सीट है यहाँ पे। नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा यहीं पे है। वास्को डी गामा की समाधि यहीं पे देखने मिलेगी। 1987 में चर्च यहीं पर है। ऑपरेशन विजय यहाँ पे चलाया गया था, ठीक है। तो ये है गोवा की खासियत। मांडवी जिली, मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो आपने वो मूवी देखी है कांचा वाली, इसमें संजय दत्त बनता है, मांडवा चाहिए, उससे याद रख सकते हो आप। मांडवी नदी के किनारे बचा। और ये बीच के लिए फेमस है, मैंने बताया था, एक कोलवा बीच मुंबई में और एक कोलवा बीच कहां की फेमस है? बहुत गोवा की। वहां की नाइट लाइफ बहुत फेमस है। वहां के भी एक बियर को GI टैग भी मिला था, बताया था। कौन सी थी वो? एक दूध और काजू से बनी हुई जो एक ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक, उसको वहां पे क्या मिला है? GI टैग मिला है गोवा में। नाइट लाइफ वहां की थोड़ी सी फेमस है, थोड़ा सा मॉडर्न कल्चर चलता है, ठीक है। तो सलीम अली वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू, सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे? गोवा, ठीक है। अब अगला लिखिए। मैंने बताया था आपको इंदिरा गांधी, जो पैंच राष्ट्रीय उद्यान है ना हमारा, पैंच राष्ट्रीय उद्यान, इसका भी एक नाम बोला जाता है प्रियदर्शनी। किसकी बेटी थी? जवाहरलाल नेहरू की। प्रियदर्शनी इंदिरा, इस राष्ट्रीय उद्यान को भी बोला जाता है। और एक मैंने बताया था अन्नामलाई, अन्नामलाई 2016 में जैव मंडल में भी शामिल है ये, है ना।
और अन्नामलाई पर्वत की अन्नाई मुड़ी में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है 2695। जानते हो ना, अन्नामलाई पर्वत में जी, साउथ में तमिलनाडु में जो अन्नामलाई है ना, ये एक पर्वत भी है, एक माउंटेन भी है, इसी पे एक सबसे ऊंची पीक है जो सदन की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसको कहते हैं अन्नाई मुड़ी। 2695 उसकी हाइट है। और दूसरी है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा, 2636 मीटर की है। समझ में आ रहा है? तो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान को लिखिए, तमिलनाडु उसको भी बोलते हैं इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। जो आपको बता रहा हूं ये किसी किताबों में नहीं मिलेगा, आप देख लीजिए, है ना। तो अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, शायद तक आपको कंफ्यूज ना हो कि पेपर इन्हीं क्वेश्चन को बनाता है। ठीक है, अगला लिखिए, राजीव गांधी के नाम से इनके बहुत प्रिय पुत्र राजीव गांधी 1991 में उनकी डेथ हो गई थी। 1944 में जिनका जन्म होता है, ठीक है, और सबसे युवा पीएम भी रह चुके हैं इस देश के। पेरम्बूर में लिट्टे लोगों ने इनकी हत्या कर दी गई थी। जो राजनीतिक हत्या होती है उसको इंग्लिश में एक वर्ड होता है, उसको मर्डर नहीं कहा जाता, उसको असैसिनेशन कहा जाता है। ठीक है, उसे राजनीतिक हत्या कहा जाता है। इनकी भी हुई, इंदिरा गांधी की भी हुई 1984 में, जहां पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, खालिस्तान के लोगों ने मार दिया था। अभी पढ़ेंगे अपन उनके बारे में। तो अन्नामलाई नेशनल पार्क एक हो गया। अब लिखिए नागरहोल, कहां पे है नागरहोल? ये है तमिलनाडु में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ही मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और ये कहां पे है? तमिलनाडु। नागरहोल नेशनल पार्क का नाम क्या रख दिए गए हैं? राजीव गांधी नेशनल पार्क। और कहां पे है नागरहोल? कर्नाटका। 28/12/224 यहां की सीट है, विधानसभा लोकसभा और लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा सीट है। कर्नाटक बोमानी जी की सरकार है। और यहां पे राज्यपाल बने आपके मध्य प्रदेश के नागदा के रहने वाले कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, याद रखना। नागरहोल, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? अंसी नेशनल पार्क कहां पर है? सबके सब कर्नाटक में है। नागरहोल, कुद्रेमुख, अंसी, बनेरघट्टा, बांदकपुर नेशनल पार्क, सबके सब तुक्का मार देना। किसी दिन मुझे मौका देना, मैं एक दिन आपको बता दूंगा जितने 104 कम से कम 100 राष्ट्रीय उद्यान को किसी दिन बताना तो बता दूंगा। ठीक है, एक दिन रिवाइज कर लेंगे। तो नागरहोल हो गया। नागरहोल के बाद एक और कौन सा बचा? हाँ, रामेश्वरम। रामेश्वरम, इसको तमिलनाडु में मत जोड़ देना, ये 4 धामों में से एक है। हिंदुओं के जो 4 धाम है, जहां पर स्वामी विवेकानंद का एक रॉक स्टैचू है। ठीक है, जहां पे जब राम जी कहां जा रहे थे? लंका जा रहे थे, तो उस समय समुद्र को मनाने के लिए उन्होंने क्या किया था? एक शिवलिंग की स्थापना करी थी। और उसी शिवलिंग को, जहां के पत्थर आज भी तैरते हुए हैं, नल और नीर जैसे व्यक्ति ने समुद्र बना दी। समुद्र में जो पत्थर राम राम के नाम से लिखे थे, तो वो तैरते हैं आज भी। आप उनको देख सकते हो, कभी साउथ में जाओगे तो आप उनको वो पत्थर देख भी सकते हैं, आज भी वो तैरते हैं। ठीक है, तो रामेश्वरम, मगर ये वो रामेश्वरम नहीं है। ये जो रामेश्वरम है जो नेशनल पार्क, इसको भी राजीव गांधी कहा जाता है। और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश। कहां पे है? रामेश्वरम नेशनल पार्क। नल्ला मल्ला की पहाड़ियां, इसलिए नल्ला मल्ला नेशनल पार्क भी यहीं पर है। ठीक है, एक वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी है। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। कौन कौन से बता दिया? वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां भी बहुत फेमस है वहां पर। और नल्ला मल्ला क्या है वहां पे? राष्ट्रीय उद्यान भी है। एक रामेश्वरम नेशनल पार्क बता दिया। सबकी सब कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और वो है ना, एक और फेमस स्थान है हिंदुओं का, क्या नाम है? सबसे रईस मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में, तिरुपति बालाजी। वो भी कहां पे है? आंध्र प्रदेश, है ना। तो वो भी जो श्री सैलम पर्वत पड़ता है वहां पर है, वो स्थित है। ठीक है, तेलुगु बोली जाती है। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ओबीसी जी सांसद है वो हैदराबाद से आते हैं। 4 मीनार वहीं आपको देखने मिलेगी। गोलकुंडा का क्षेत्र वही है। ठीक है, तो हैदराबाद, रामोजी फिल्म सिटी, कभी आप हैदराबाद जाओगे तो वहीं पे देखने मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई आईपीएस अकेडमी हैदराबाद। मूंगफली का रिसर्च सेंटर हैदराबाद। मूंगफली में नंबर 1 जो वहां पे रिसर्च सेंटर है ना, वो है कहां पे? हैदराबाद में। ठीक है, और वहां की बिरयानी बहुत फेमस है हैदराबाद की। समझ में आ रहा है? हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है।
किसको? हैदराबाद का। डॉग का एक क्लिनिक बना है, कहां पे? हैदराबाद को। और मैंने बताया था कि रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन का राष्ट्रीय लेवल का अगर रिसर्च सेंटर अगर पूछेगा तो कहां जाओगे? हैदराबाद। जबकि अगर आपको उसका सुदूर संवेदन का क्या पूछेगा, रिसर्च सेंटर अगर पूछेगा तो देहरादून जानना है। मगर अगर राष्ट्रीय लेवल का, नेशनल अगर जोड़ देता है तो कहां चले जाओगे? हैदराबाद चले जाना। समझ में आ रहा है? और हैदराबाद को हमने जनमत संग्रह से सॉरी ऑपरेशन पोलो के तहत शामिल कर लिया था उस रियासत को, जो 564 रियासत थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान था। ठीक है, निजाम शाह चिकलिस्ट लोग था। और मैंने बताया था निजाम से ही हमने कौन सा लिया था जब मैं मध्य प्रदेश का गठन बता रहा था आपको? बताइए कौन सा पार्ट बताया था? 1936 में लिया था। कौन सा पार्ट लिया था बताइए? हाँ, बरार, जो सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र था। मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश को जब ये शामिल हुआ तो किनसे लिया गया था? निजामों से। और भोपाल की संधि 1737 में जो होती है पेशवा और निजामों के बीच में होती है, तो जो भोपाल का युद्ध भी हुआ था और जो भोपाल की संधि भी होती है, ये दोनों ही लोग शामिल थे। कौन? एक निजाम, हैदराबाद के निजाम, और कौन से थे? पेशवा लोग थे। याद रखना, सारे फैक्ट बता रहा हूं। 1737 भोपाल की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास में, आपके मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। ठीक है, और भी देख लेना, एक ग्वालियर संधि हुई थी, मंदसौर की संधि हुई थी, तो सबको मतलब देख ही लेना। ठीक है, तो हो गया हमारा एक सलीम अली हो गया, इंदिरा गांधी हो गया, राजीव गांधी हो गया, है ना। और क्या बचा? एक और क्या रह गया? अच्छा, एक चीज और रह गई, यहां पे लिख लीजिए सलीम अली प्रजनन केंद्र। सलीम अली प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर। सलीम अली ब्रीडिंग सेंटर कहते हैं इसको, इंग्लिश में ब्रीडिंग सेंटर कहते हैं। सलीम अली पक्षी ब्रीडिंग सेंटर भी लिख सकते हो आप। सलीम अली, ये कोयम्बटूर में, ऐसे दक्षिण का मैनचेस्टर कहते हैं, कर्नाटक में पड़ता है ये। तो सारी चीज क्लियर हो गई, है ना। एक वाल्मीकि है बिहार में, है ना, एक बेटला है झारखंड में, एक बुक्सा है, जलदपारा है, कहां पे? पश्चिम बंगाल में, है ना। आसाम के आपको पूरे बता दिया मैंने। एक फुकाई करके है मिजोरम में, ठीक है। एक इटाई करके है नागालैंड में। एक नामदफा है, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एक और वहां पे एक और फैक्ट इस पे जोड़िए जो मैंने उस दिन आपको बताया था कि आर्द्र भूमि के हिसाब से सबसे ज्यादा जो किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि पाई जा रही है 2021 की जो रिपोर्ट आई है 7वीं रिपोर्ट के तहत, तो कान्हा नेशनल पार्क। और मैंने बताया था परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि जो पाई जा रही है, तो पके राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। लिख लीजिए। मैं आपको बार बार कहता हूं कि शिक्षा एक वो अस्त्र है जो दुनिया में चेंजेस लाने के लिए बना है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये नेशनल मंडेला जी कहते हैं। मैंने बार बार आपको बताया है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच कैन बी यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब जो शिक्षा है वो एक ऐसा शस्त्र है या अस्त्र कह लो जो चेंज कर देती है लोगों को। तो बस पढ़ इतने हिसाब से लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि पेपर में आपसे दूर से ना जाए, आपको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े। एटलीस्ट इतना पढ़ लीजिए। अगर आप मेरे को बताइए, अगर 106 राष्ट्रीय उद्यान को एक बार पढ़ लेते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान से क्या क्वेश्चन बाहर आएगा, आपका कभी वो गलत हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना, कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने आपको 12 राष्ट्रीय उद्यान बताए, विथ डेट बताया। अगर आपको 12 राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ लेता, अगर वो किसी डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, अगर वो कोई लोकेशन पूछ ले, तो आपका किसी भी हालत में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप इतना अगर उसको पढ़ लेते हैं। अगर मैंने आपको 7 वन अभ्यारण्य पढ़ लिया, लोग क्या पढ़ते हैं, क्यों पेपर नहीं बनता? क्योंकि पहला पढ़ते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 1955, खत्म, सबसे बड़ा आखिरी। और एक क्या पढ़ते हैं, सबसे लेटेस्ट अभी कौन सा बना है, पालनपुर क्लूनो। बीच का अगर उनको पेपर टफ बनाना हुआ, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो, अगर आप कठिन मेहनत कर लेते हो तो पेपर आसान आएगा तो भी आपके लिए आसान है, और अगर कठिन आएगा तो भी आपके लिए आसान है, अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो। और अगर आपने ऊपर ऊपर पढ़ा और आधा पढ़ा और पेपर अगर टफ आ गया, तो आप बोलोगे कि जो कांस्टेबल में लोगों की हालत हुई है, क्या हुई है, आपने सब जानते हो। समझ में आ रहा है? तो वही एक बात है कि क्यों ना एक बार हम भिड़ के और सही तरीके से मेहनत कर लें। एक ही बार चाहिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल चाहिए कोई भी पेपर को निकालने के लिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं, आप बताइए। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से बनते हैं हर एग्जाम में। एमपी का एग्जाम क्या, आपको भारत के भी एग्जामों में कान्हा नेशनल पार्क पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पहला बना है, सब चीज में इतना बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इतने प्रोजेक्ट चलते हैं वहां पे, वन से कितना संबंधित है।
जब वो इतना इंपॉर्टेंट है तो उसकी हर जगह उसका महत्व होगा, एमपी में तो होगा। हमेशा एक कोड याद रखिए मेरा, जो मेरा कोड है वो क्या है, INS। INS मतलब क्या होता है, किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ने के लिए वो इंटरनेशनल लेवल में ख्याति प्राप्त हो या प्रसिद्ध हो, है ना, या इतना फेमस हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, या नेशनल लेवल में हो, भारत के लेवल में हो एकमात्र। जैसे भाई कान्हा की बात कर लो, तो क्या वो इंटरनेशनल लेवल में फेमस नहीं है नेशनल लेवल में फेमस है और स्टेट लेवल में फेमस है। भाई एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ना सबसे बड़ा। नेशनल लेवल में भी आप देखोगे तो 1955 में बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक आता है, और इंटरनेशनल लेवल में भी फेमस है। पूरे भारत में मैंने बताया था मस्कट जारी करने वाला भूरा सिंह नाम से एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। नेशनल लेवल में ख्याति है इसकी कि नहीं? ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा जब तीनों में आ रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो काजीरंगा है वो यूनेस्को में भी शामिल है, वो बायो रिजर्व में भी शामिल है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, मिक्स्ड साइट में भी शामिल है। इतने जब उसके पास टारगेट है, उतने सारे उस पर रिकॉर्ड लगे हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों नहीं पूछेगा? आप खुद सोचिए। उसके पास एक टैग केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, उसके बारे में आपको एकदम डिटेल पूरा आसपास का पढ़ लेना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में एक तो साइबेरियन पक्षी आते हैं जो कहीं और नहीं आते, दूसरी बात वो राजस्थान का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, मॉट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है, वेटलैंड है। इतने सारे जिसके पास रिकॉर्ड है, जिसके पास इतने सारे टैग लगे हैं, जो बड़ी बड़ी बाहर की संस्था तक उनको कंजर्व कर रही है, कुछ खासियत होगी तब तो। और वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बनेंगे? तो ये ट्रिक आप निकालिए और ये चीज पढ़िए। अब आप कहोगे गर्म पानी क्यों नहीं पूछता? गर्म पानी में सब क्या इंपॉर्टेंट है? क्या ऐसा रामनगर में क्यों पहुंचता है कि हृदय शाह ने बसाया था, तो चिमनी रानी, तो सुंदर रानी, तो 35 महल थे, बघेलिन महल है, ये सब है, दल बदल महल है, क्यों पूछता है? क्योंकि वहां से इतिहास में कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट है। गौड़ शासिका रही है, वहां की राजधानी रही, इसलिए देखते हो आदि महोत्सव सीधे आगे कहां बनता है? रामनगर में बनता है। पंचायती राज दिवस मनाता कहां पे? रामनगर को। इंपॉर्टेंट स्थल है, वहां से इतिहास जुड़ा हुआ है इस देश का, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के खिलाफ इन्हीं खैरी के युद्ध में, वेलिंगटन में युद्ध करी थी किसने? रानी अवंतीबाई ने। तो कहीं ना कहीं से आप उसको लॉजिक का सोचिए। जो अगर गर्म पानी में कोई यूनेस्को आके उसको साइट अगर डिसाइड कर दे तो कल उसकी वैल्यू देखो क्या बढ़ेगी पूरे विश्व में। जैसे यूनेस्को सब इतना बड़ा संस्था है, तो आप बताइए गर्म पानी कितना फेमस हो जाएगा कि नहीं? कोई भी छोटी मोटी चीज ले ली तो ये आप क्वेश्चन निकालिए। है बहुत सारे जलप्रपात, मगर हमें यूनिक चाहिए। अब जैसे महात्मा गांधी, ये जो गरसुप्पा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है इस पे। अब इसको आधा पढ़े होंगे, इस पे महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना चल रही है। ये छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर बनता है। राजा रानी, रॉकेट, ये उसके छोटे छोटे राष्ट्रीय उद्यान। जब उसको अगर पेपर टब बनाना है तो इन्हीं से पूछेगा कि राजा रानी और रॉकेट जैसे राष्ट्रीय जलप्रपात मिलकर कौन सा जलप्रपात बनाते हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई। जब इंपॉर्टेंट है तो उसके आसपास की पूरी चीज पढ़ो ना। कान्हा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का, तो उसकी पूरी चीज आप लोग कवर करिए। मैं आपको वही करवाता हूं, मैं आपको हिस्ट्री से भी ले जाता हूं, मैं आपको मेडिवल से भी ले जाता हूं, मैं आपको उसका मॉडर्न भी ले जाता हूं और उसको करंट से भी जोड़ता हूं कि अभी वर्तमान में, मतलब आप कान्हा अगर कभी देखते हो मेरी आज की डेट तक, तो आपके क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएंगे। पहले मैं उसको हिस्ट्री में बता रहा हूं आपको कि कब बना, क्या क्या बना, फिर उसके बाद मेडिवल में बता रहा हूं कि उसमें कुछ चेंजेस हुए, कुछ उसकी परियोजना चली, इंटरप्रिटेशन योजना आ रही है। फिर उसके बाद करंट में जोड़ के आपको बताऊंगा कि मुक्की गेट है तो उस पर सरई गेट है, और उस पर अभी कोदो कुटकी तिहार मनाया गया था जिसपे मंडला थाली विख्यात हुई थी। अभी जाओगे तो वहां पे एक कोदो कुटकी के तहत एक जिला एक उत्पादन के तहत वहां पे कोदो कुटकी वाला जिला के रूप में भी, माने हर जिलों में एक किसी भी एक चीज को बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मंडला है, डिंडोरी है, कोदो कुटकी जो होता है वो उस पर क्या होता है, बहुत स्वास्थ्य और बहुत पौष्टिक आहार है वो कोदो कुटकी, जो एक चावल की वैरायटी है वो, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो डिंडोरी है, मंडला है, जो हमारा ट्राइबल एरिया है वहां पे वो उसका उत्पादन हो रहा है, तो सरकार इसको और बढ़ावा कर दे रही है। तो कान्हा में अभी कभी जाओगे आप तो एक मंडला थाली करके एक शुरुआत की गई है, जिसके तहत उस स्वादिष्ट पौष्टिक को अब वहां पे जो लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो उसको स्वाद लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका लेवल बड़ा हो गया, उसका एडवर्टाइज हो गया, उसमें बहुत सारे पौष्टिक आहार है, तो सरकार ये सब चीज को बहुत महत्व देती रहती है। तो वहां की जो बैगा ट्राइब्स है उनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो उनका खाना विश्व प्रसिद्ध हो रहा है। क्या बुराई है इसमें? समझ में आ रहा है? तो सरकार इन सब प्रोजेक्ट को चलाती रहती है। तो वही मैं भी आपको करंट से उसको पढ़ाता कि कोदो कुटकी त्योहार 17 अक्टूबर 10 अक्टूबर 17 अक्टूबर तक कहां मनाया गया है? कान्हा में मनाया गया है। लेकॉन्स एक संस्था है तेलंगाना की, जिन्होंने बताया है कि कान्हा के राष्ट्रीय उद्यानों में मेटाबॉलिज्म पाया गया है जानवरों में, जिससे उनको बहुत ज्यादा तनाव महसूस हो रहा है।
मुन्ना करके जो टाइगर था उनके बारे में आपको बताता। मतलब अपन को बस इतनी चीज अगर अपन ने सोच लिया किसी भी टॉपिक को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बाकी नेशनल पार्क आपको इतने डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कान्हा पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट है। आया है कि नहीं? मैंने आपको कल ही बताया था कि कबीर चौराहा जैसा क्वेश्चन पूछा गया है किस पर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। काली पहाड़ी इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी मतलब पैंच राष्ट्रीय उद्यान की पूछी गई है कि काली पहाड़ी क्यों फेमस है। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो आप? तो तैयारी हमें उस हिसाब से करना पड़ेगा। इसलिए ये सब मकसद है कि इतना सब बता रहा हूं मैं आपको, ये नहीं तो ये टॉपिक नहीं है। अपन तो मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, मगर मैं आपको क्यों इसके बारे में बता रहा हूं कि कभी आप अगर ये टॉपिक देखोगे तो आप एक नजर मारोगे तो शायद तक आप सेटिस्फाई रहोगे कि हमने नेशनल पार्क को पूरा पढ़ा है। ये सब करंट है। इसके बाद मैंने आपको करंट से भी जोड़ के बताता हूं कि कहां कहां पे कौन से चेंजेस आए। असम को क्यों 7 राष्ट्रीय उद्यान बताया आपको मैंने पूरा, क्योंकि वहां के पूरे नेशनल पार्क अभी चर्चित में है। कौन सा सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, कौन सा नया बना है, क्योंकि वहां से वो क्वेश्चन पूछेगा। जब असम का एक राष्ट्रीय उद्यान अगर चर्चित में आ गया तो वहां के पूरे पूछेगा। और अभी क्या वहां पे नए नए राष्ट्रीय उद्यान बने, नए नए प्रोजेक्ट चालू हुए हैं, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हमें इस प्रकार से इस स्टडी से अगर आप पढ़ाई करोगे तो शायद तक जल्दी सफलता मिल जाएगी कि क्या क्या चीज है। तो उस आसपास की चीज को हमें वही कर लेना। यूपीएससी का जो यही पैटर्न है, यूपीएससी भी क्या करता है, कोई करंट को एक पकड़ता है। मतलब जैसे अभी एक कौन सी संस्था है, मैंने अभी पढ़ा तो उस पर कौन सी संस्था है वो, तो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य जबलपुर में उन्होंने ढूंढा है। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है 1861, फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को, और बाद में इसके आगे पहले महानिदेशक थे मार्शल साहब। तो उन्होंने भी एक जबलपुर में भी एक क्या हुआ, इसलिए जबलपुर में क्या बनाया है, भारत का पहला जियो पार्क स्टैब्लिश हुआ है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये सब चीज मिली है वहां पे। जब ये चीज मिल गई तो सरकार उसको वहां पे डेवलप करने के लिए कोशिश करती है। तो जो भेड़ा घाट के आसपास आप जाओगे, तिलवारा घाट के पुल के उस तरफ, तो आप देखना बहुत बड़ा एक जियो पार्क बन रहा है। कहां पर? जबलपुर में। समझ में आ रहे हो? ये सब लॉजिक है, इन्हीं सब लॉजिक पे अपन को लगा के, क्योंकि देखिए याद रखना सब कुछ बहुत इंपॉसिबल है, और याद रख लो तो बहुत अच्छा। और मैं तो मानता नहीं, मैं तो मानता हूं कि दुनिया में सब कुछ याद रहता है, ये मेरा मानना है। मगर आपके ऊपर सबसे पहले तो आप अपना विश्वास रख लो। पहली चीज, कई लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता। दूसरी चीज, रिवाइज करो, अपने ऊपर में विश्वास रखो। पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेप है सक्सेस की, कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो कि मैं करके दिखाऊंगा, वक्त कितना ही लग जाए। निजामुद्दीन को, उनको जानते हो ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को, वो हमेशा क्या बोलते हैं, इतनी उम्र के बाद भी और इतने नेग्लेक्ट होने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि जब भी लगेगी मेरी, मगर बेहतरीन लगेगी। और आज भी देखो उनसे बेस्ट एक्टिंग में कोई है नहीं, इतनी शानदार उनकी एक्टिंग है। तो होता है, समय लगता है, मगर आपके ऊपर सबसे वाला विश्वास है। आपके ऊपर अपना विश्वास एकदम बनाए रखिए, और एकदम बिल्कुल विश्वास रखिए कि मैं करके ही दिखाऊंगा, तो ही काम बनता है। नहीं तो लोग तो आप लोग को एक से एक बात बताएंगे, ये है, वो कर लो, वो कर लो। और हमेशा एक नाव में आप पैर रखिए, तो उससे क्या होगा, आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। आप उसी चीज को करोगे, उसी चीज के बारे में सोचोगे। कई लोगों का मानना है कि अभी वैकेंसी अभी डिले है। जिस दिन अगर वैकेंसी आ गई ना, उस दिन मार्केट में लगातार 4 से 5 वैकेंसी दिखेगी। कि आप भी जानते हो कि वैकेंसी लास्ट से 1-2 साल से दिखी नहीं है। तो एक महीने में अभी पंचायती चुनाव के कारण रुका हुआ है मुद्दा, जो अब चुनाव होने वाले, अब तो डिसाइड हो ही गया है। मगर जिस दिन अगर वैकेंसी का नोटिफिकेशन चालू हुआ, उस दिन आप देखिए 1-2 महीने में वो 2-3 से 4 वैकेंसी ले लेगा। और तब हम सोचेंगे कि अब हम पढ़ें, तब समय नहीं रहता, क्योंकि समय बनाने के लिए भी समय लगता है, वक्त को वक्त बनाने के लिए भी समय लगता है। तो सब चीज वक्त मांगती है। और आप एक महीने में क्या क्या पढ़ लोगे, हर एग्जाम का पैटर्न अलग है। तो क्या हम पहले से तैयार करके आगे नहीं हो सकते? अगर हम पहले से तैयार रह लें, जब भी वैकेंसी आए, कभी तो आएगी, कोई तो रिटायर होगा, कभी तो समाज में वैकेंसी आएगी ना, कि नहीं आएगी? ये तो निश्चित है ना कि एक दिन आएगी। और हम अगर उससे पहले के लिए, अगर उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन होकर और तैयार होकर अगर खड़े हो जाएं, तो जो भी वैकेंसी आए हम तो तैयार रहेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी से पढ़िए और पहले से अपने आप को तैयार करके रखिए। डेली का डेली आप करंट पढ़िए, पेपर आते हैं, नहीं आते तो आप, इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट से आप खोल के कर सकते हैं। क्या कमी है आपके पास? कोई भी चीज की कमी नहीं है। उसके तहत आप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। डेली का डेली अपडेट रखिए। डेली बस ये सोचिए कि हम आज आखिरी बार पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, कल हमें ये पढ़ना ही नहीं है। इस प्रकार से और इस प्रकार से अपने जीवन में डेली टारगेट दीजिए अपने आप को, और अपने काम को पूरा करिए। और आपका जब पूरा टारगेट पूरा हो जाता है तो आप दूसरी चीज में मन लगा सकते हैं। तो आपको बस क्या करना है, डेली से डेली और अपना पूरा सब्जेक्ट करके रख लीजिए। जब 3 से 4 आएगी आपके पास वैकेंसी, और फिर आप उसको फॉर्म फिल करिए ना, 3 से 4 में आपका सिलेक्शन होगा। लोगों का तो एक ही में होता है, क्योंकि आप पूरा तैयार रहेंगे। आपको ना घबराहट होगी, ना कोई एंजाइटी फील होगी कि पेपर इसमें आ गए। अभी क्या है, लोगों की सोच क्या बन गई कि अभी वैकेंसी डिले है, तो जब आएगी हम तब पढ़ेंगे। कांस्टेबल में वही हुआ है, 1 साल पहले दे दिया, बाद में लोग सोचते रहे कि कांस्टेबल आएगी, कांस्टेबल आएगी। लास्ट में आप लोग उनके बच्चे से इंटरव्यू सोच लेना, जब वो जनवरी में नोटिफिकेशन दे दिया तो भी, एडमिट कार्ड दे दिया तो भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि पेपर होंगे।
और उन्होंने पढ़ाई नहीं करी साल भर पहले, जबकि 1.5 साल दिया है कांस्टेबल जैसी एग्जाम में उन्होंने, और उन्होंने उठा के पेपर को टफ बना दिया। जिसने 1.5 साल से मेहनत किया होगा वो आज फिजिकल में दौड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? यही हुआ है, आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं क्या क्या जो चीज है, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर यही चीज अगर मैं पहले से तैयारी कर लिया, क्योंकि देखो भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत कर रहा है तो उसका साथ क्यों नहीं देगा भगवान? सीधी सी बात है, वो क्यों अन्याय करेगा? वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो साथ उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करता है, जो उस फील्ड में लगा हुआ है, और जो एक आराम से बैठा है उसकी सहायता क्यों करेगा? आप ही बताइए। हमें बस अच्छे से जुड़ना है और अच्छे से जुड़ के ही करते जाना, और अपने आप को बस इतना विल पावर स्ट्रांग रखो कि हमें बस कैसे भी करके हमें सक्सेस तक पहुंचना है। ठीक है, चलिए, जय हिंद। ठीक है।